जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, ये बहुत पुराना फंड नहीं है और ये फंड बेसिकली एक थीमेटिक फंड है, और जो कि डिफेंस थीम में इन्वेस्ट करता है। और कुछ 14-15 कंपनीज़ हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करता है। और बेसिकली इसमें फंड मैनेजर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो सिर्फ डिफेंस की कंपनीज़ में ही, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकता है। अब चाहे वो सेक्टर डाउन हो या अप हो, वो इस थीम के बाहर नहीं जा सकता। और दोस्तों, आइए चलिए बात करते हैं इस फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम इस फंड के बारे में बात करें, हमेशा की तरह मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सुनेंगे, समझेंगे चीज़ों को, मेरी गलतियों से सबक लेने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा थीमेटिक म्यूचुअल फंड और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड से दूर रहें। तो ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, और ऐसा मैं वीडियो बनाकर भी बताता हूँ, प्लस आज मैं इस म्यूचुअल फंड को रिव्यू भी कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड कभी रिटर्न नहीं देंगे। तो रिटर्न तो ज़रूर देंगे, जाहिर सी बात है कि आज से 6 महीने पहले अगर आप जाते हैं तो पिछले एक डेढ़ साल पहले तो इस फंड ने 100% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन फिर बात वही पड़ती है कि एक साल चलते हैं, फिर 5-6 साल नहीं चलते हैं, तो ले दे के एवरेज वही बन जाता है, जो कि आपके इंडेक्स का ही होता है। और आपको इंडेक्स ही कमाना है तो आप थोड़ा थोड़ा हर साल कमाइए। एक साल एक झटके में कमाने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, और आप ऐसा अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि वो साल कब आएगा जब ये चलेगा एक 100%। तो आइए बात करते हैं इस फंड के बारे में। तो सबसे पहले चले जाते हैं ऑल में। तो ये फंड जो है 13 जून के आसपास लॉन्च हुआ था 2024 में। और आप देख सकते हैं लॉन्च होते ही इसने थोड़ा ऊंचाइयां हासिल कर दी। 10.74 तक इसकी एनएवी चली गई थी, 10.86 तक। उसके बाद जो फॉल आया है, ज़बरदस्त फॉल आया है। आई थिंक ये वहाँ से तो लगभग 25% तक गिर गया है, उससे भी ज़्यादा। हाँ, 27-28% गिर गया। उसके बाद थोड़ा रिकवरी आई, लेकिन फिर दोबारा अब डाउनफॉल पे चल रहा है। और दोस्तों, मैंने भी इस फंड में थोड़े से पैसे डाल दिए थे, मुझसे गलती हुई थी। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये गलती करें, इसलिए मैं समय समय पे हर वीडियो पे आपको बताता रहता हूँ कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना है। अपनी गलती से सबक सीखना चाहिए, और मैंने अपनी गलती से सबक सीख रहा हूँ, और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो अब आप में से कई लोग बोलेंगे डालना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो डाल दी हो, अब आप निकलोगे कैसे? देखिए, मैं निकलूंगा इसमें से। मैं इंतज़ार करूंगा इस फंड के थोड़ा रिकवर आने का। रिकवर इन द सेंस थोड़ा सा प्रॉफिट में आने दूंगा, क्योंकि सेक्टोरल थीमेटिक फंड है। जब डिफेंस थीम पकड़ेगी तो ये थोड़ा प्रॉफिट में आएगा। और क्योंकि अब मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हुए, आप देखेंगे कि मेरे को जो समय है, मुझे कितना हो चुका है। देखिए, मैंने जुलाई के आसपास इन्वेस्ट किया, यानी कि अब 6 महीने मुझे मोटा मोटा और इंतज़ार करना है। 6 महीने जब ये इंतज़ार कर लूँगा तो मैं इस फंड से निकलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तब मेरा एग्ज़िट लोड भी इसमें नील हो जाएगा। प्लस थोड़ा 6 महीने में ये प्रॉफिट भी, जितना इसका नेगेटिव है ये भी थोड़ा कवर हो जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का है, तो मैं इसको शिफ्ट करूँगा या तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में, या मोतीलाल ओसवाल का और कोई फंड अगर मेरे पास होगा तो उसमें एस कर दूंगा। तो धीरे धीरे यहाँ से ये हट के उधर जाना शुरू कर देगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मुझे एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा, प्लस मेरा फंड भी ये नुकसान में है। तो करंट इसकी एनएवी जो है, आप देख सकते हैं कि 8 8 रुपये 55 पैसे की है। रेटिंग तो इसको दे नहीं रखी है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 500 रुपये की है, और फंड साइज़ 2153 करोड़ रुपए का है। अब किन किन शेयर्स में ये इन्वेस्ट करता है ये देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका 21% का स्टेक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 20% का स्टेक है। सोलर इंडस्ट्रीज़ में 14% का स्टेक है। यानी कि आप देख लें कि मोटा मोटा 55-56% तो इन तीन कंपनियों में ही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज़। यानी कि ये तीन कंपनियों के शेयर्स की परफॉर्मेंस, मोटा मोटा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस फंड की परफॉर्मेंस इस पे निर्भर करती है, इन तीन शेयरों पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोलर इंडस्ट्रीज़। उसके बाद मैज़गॉन डॉक भी है। मैज़गॉन डॉक ने बीच में बहुत अच्छा रिकवरी दिखाई थी, अपने ऑल टाइम हाई को छूकर वापस आया है फिर से। तो 8% का स्टेक इसमें है। कोचिन शिपयार्ड है 6.47%। भारत डायनामिक्स है 6.08%। जेन टेक्नोलॉजीज़ है 4.74%। डाटा पैटर्न्स है 4.25%। एस्ट्रा माइक्रोवेव 3.88%। गार्डन रीच शिप 2.82%। एम टी एटा टेक्नोलॉजीज 2%। डायनामाइट टेक्नोलॉजी
1.73%, मिश्रा धातु निगम 0.97%, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज 0.90, DCX सिस्टम्स 0.86%, आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी 0.68%। तो ये सारे जो शेयर्स हैं 16, ये बनकर मिलकर बनते हैं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड। तो ये शेयर जब 16 मिलकर क्यूमुलेटिव ऊपर जाएंगे तो आपकी एनएवी ऊपर जाएगी इस म्यूचुअल फंड की, और ये इन 16 शेयरों की जब क्यूमुलेटिव वैल्यू नीचे जाएगी तो आपकी एनएवी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड की नीचे जाएगी। आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड पे। तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.31% है, जो कि एक लोअर साइड पे है, और बहुत ज़्यादा इसमें फिर कुछ मैनेज करने के लिए है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि 14-15 ही शेयर्स हैं डिफेंस के, और वो लगभग सारे इसके अंदर हैं 16, और उसमें कुछ आपको करना तो है नहीं, कोई नया फंड आपको, कोई नया शेयर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं है, कोई ज़्यादा तिकड़म आपको लगानी नहीं है, ज़्यादा दिमाग का खेल है यहाँ पे है नहीं। जब ज़्यादा तिकड़म कुछ लगानी नहीं है, गिने चुने शेयर्स हैं डिफेंस के, उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। तो जब वो अपने 100 डेज डेमा से 50 डेज डेमा से नीचे जाते होंगे तो ये खरीदते होंगे, ऊपर आते होंगे तो बेचते होंगे, तो इतना ज़्यादा दिमाग माथा पर चढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी आप देखोगे इतना ज़्यादा नहीं है। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 15 डेज। तो चलिए, एग्जिट लोड में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन थी, यानी कि एग्जिट लोड इसका मेरा तो नील हो चुका है, क्योंकि 15 दिन बाद आप निकालोगे तो एग्जिट लोड 1% भी नहीं लगेगा अब। लेकिन निकालेंगे कैसे, ये तो ऑलरेडी लॉस में है और तगड़े लॉस में है, और आई थिंक इन्होंने हाल फिलहाल में इनका एग्जिट लोड भी चेंज किया है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि लोग निकलना चाह रहे होंगे। तो इन चीज़ों में शायद ये कंपनियां चेंज कर देती हैं, 1 साल का इन्होंने नहीं रखा होगा, क्योंकि ये समझ गए होंगे कि हम ट्रैप कर रहे हैं। तो जनरली दोस्तों होता क्या है कि जितने भी बड़े फंड हाउसेज होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो म्यूचुअल जो जो थीम जो सेक्टर ऑलरेडी 100% भाग गया होता है ना, उसके म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं और लोगों को ट्रैप करवाते हैं उसमें। अब ऐसा नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल रिटर्न नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर फंड हाउसेस के कुछ 4-5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको ये एडवर्टाइज करते हैं, प्लस पीछे 10-15 ऐसे फंड होते हैं जिससे ये लोगों को ट्रैप करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का ये डिफेंस का जो म्यूचुअल फंड है, ये बेसिकली लोगों को पैसा कमा के देने के लिए नहीं था, ये लोगों को ट्रैप करवाने के लिए था, ताकि मोतीलाल ओसवाल पैसा कमा सके। तो ऐसा नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल पैसा कमा के नहीं देता, हाँ इसके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, आपका मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का, आपका फ्लेक्सी कैप होगा, आपका मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप होगा जो पैसा कमा के दे रहा होगा। लेकिन हर फंड हाउस अपने अपने पास ग्रे शिप्स रखता है, मतलब ग्रे शिप्स इन द सेंस ऐसे फंड्स भी निकालते हैं जो वो अपने मुनाफे के लिए निकालते हैं, जिनमें उन्होंने लोगों को ट्रैप करना होता है। आप आमतौर पे देखेंगे उसमें वो एंट्री एग्जिट के तरीके आसान बना देते हैं, ताकि लोग आए, ट्रैप हो और जल्दी से निकलने की कोशिश करें, तब इनका फ़ायदा भी होगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स इम्प्लीकेशन तो इसमें वही हैं जो बाकी सब शेयर्स में होती हैं, म्यूचुअल फंड्स में होती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो मैं देख लेता हूँ। होल्डिंग्स हो गई, एक्सपेंस रेशियो हो गया, फंड फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ठीक है, मोटा मोटा हमने सब कुछ इसमें कवर कर ही लिया। बहुत ज़्यादा लंबी इसकी जर्नी है नहीं, मात्र 6 महीने से ऊपर का ही समय हुआ है इसे लॉन्च हुए। तो दोस्तों मेरी गलती से सबक लीजिए और ये गलती मत कीजिएगा कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। रिस्की होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाते लोग इसमें, देखिए, लेकिन एक जुआ और गैम्बल की तरह हो जाता है ये। और क्योंकि अब डिफेंस 100% भाग गया था पिछले 1 साल में, फिर पिछले 6 महीने से तो बिल्कुल नहीं भाग रहा है, तो अब आप इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप थीम में, जहाँ पे हर साल आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिलता रहे, 10-12%, 13%, 14%, जो भी मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी वाले म्यूचुअल सेक्टर्स में, कैटेगरीज में इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में आपके डिफेंस के शेयर्स भी आ जाते हैं, और जब डिफेंस के चढ़ने की बारी आएगी तो ये आपके मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये जितने भी आपके कैटेगरी वाले फंड हैं, ये भी डिफेंस वाले शेयर्स खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं खरीद सकते, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि डिफेंस के जनरली सारे शेयर मिड कैप के हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के। तो इनको मिड कैप और स्मॉल कैप का आप म्यूचुअल फंड लेकर रखिए, जब इनका थीम आए, जब इनकी थीम भागने का समय आएगा, तब आपके फंड हाउसेज डिफेंस के शेयर्स भी खरीद लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों थीमेटिक और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, सब अपने अपने अच्छे अच्छे फंड्स तो दिखाते हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों वाले फंड्स भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ताकि आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने करी थी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।